छीने कोई जिंदा कानून है, ये यकीन चाहिए हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। सच सच बता दो वरना सच उगलवाना मुझे आता है। वैसे मैंने तो बहुत केस हैंडल किया, मगर पहली बार ऐसी बहू देख रहा हूं जिसने अपनी सास को जलाकर मार डाला। हाँ? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया तो तुम वहां से भागी क्यों? तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हें वहां से भागते हुए देखा था। यही तो मैं आपसे कह रही हूं। मेरा मेरी सास से झगड़ा हुआ था, मैंने उन्हें धक्का दिया था और वो जमीन पर गिर गई। उनकी हालत देखकर मैं डर गई थी, इसीलिए वहां से भाग गई। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं नहीं भागती तो मेरी सास मुझे जलाकर मार देती। जलाकर मार डालती? बात इतनी बढ़ चुकी थी क्या? क्या वजह थी? क्या बताऊं बेटी, कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि मेरी बेटी के ससुराल वालों ने उसे चैन से रहने दिया हो। हर रोज ताने, कोई नई डिमांड, सिर्फ एक ही मकसद के लिए, पैसा। और मैं कहां तक उनकी फरमाइशें पूरी करता। मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। मेरी विद्या बेकसूर है, उसे बचा लो। तुम बचने की कितनी भी कोशिश कर लो मगर बच नहीं पाओगी, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ जाते हैं। तुम्हारा घर से भागना, उसके बाद आशा जी की लाश का मिलना। क्या मैंने आपसे कहा ना, मैं घबरा गई थी। अगर मुझे पता होता कि माँ जी की ऐसी हालत हो जाएगी तो मैं नहीं भागती, मैं वहीं रहती। तुम वहां से भागकर सीधा अपने पिता के घर गई, क्यों? क्या करते तुम्हारे पिता? मैं कोई सेठ साहूकार नहीं हूं बेटी, पासपोर्ट ऑफिस में सेक्शन मैनेजर हूं। इसके बावजूद जो मुझसे हो सकता था मैंने इन 3 सालों में किया। अपनी सारी जमा पूंजी मैंने उन्हें दी थी। फिर भी अंदाजन कितना दे चुके होंगे आप अब तक विद्या के ससुराल वालों को? 2.5 लाख बैंक में था, 5 लाख मैंने गांव की जमीन बेची, प्रोविडेंट फंड से लोन लिया, सिर्फ अपनी बेटी विद्या को खुश देखने के लिए। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? विद्या मेरी कॉलेज से बेस्ट फ्रेंड है, उस पर इतने जुल्म होते रहे और मुझे खबर तक नहीं होने दिया आपने। कम से कम मैं आपको पहले ही उज्ज्वला जी के पास ले आती। कोई बात नहीं, अब तो ले आई हो। आप धीरज रखिए रामेश्वर जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विद्या पर कोई आंच ना आने पाए। वैसे एक बात बताइए,
क्या ये सब विद्या की शादी के तुरंत बाद शुरू हो गया था? जब से मेरी शादी हुई मुझे मायके से पैसे मंगवाने के लिए परेशान किया गया। मेरे पापा उनकी हर मांग पूरी करते गए, ये सोचकर कि शायद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सास ने तो मुझे घर की बहू भी नहीं समझा। उस दिन क्या हुआ था मुझे ये जानना है, बताएंगी आप? उस दिन एक बार फिर मेरी सास ने मुझे पैसे मंगवाने के लिए कहा। अरे विद्या, खाना बन गया क्या? हाँ माँ जी। अरे वाह, क्या बात है। आज तो हमारी बहू ने सब बड़ी जल्दी पका लिया। अच्छा सुन, इनको कुछ पैसे की जरूरत है, अपने पिताजी से फोन करके मंगा ले। लेकिन माँ जी। क्यों, क्या हुआ? माँ जी, मेरे पापा के पास और पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं मंगवा सकती। तुझे घर बैठे ही सारी खबरें मिल जाती हैं। अरे खर्चा ही क्या है उस अकेली जान का? इतने कंगाल थे तो तुझे ब्याया ही क्यों? हमारे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे सारा पैसा क्या सीने पे लेके जाएंगे अपने? दे क्यों नहीं देते तुझे जीते जी? माँ जी, इतना सब तो दे चुके हैं आप लोगों को, अब और पैसे नहीं हैं। ओह, इतनी जबान चलाने लगी है तू? अरे दिया है क्या तो अपनी बेटी को दिया है, छाती पे लेके जाएंगे क्या? सुन, जाकर आ रही है, उनको फोन कर और उनसे कह कि हमें पैसे भेजें। माँ जी प्लीज, आप ऐसे बात मत कीजिए, मैं अपने पापा के खिलाफ ऐसे नहीं सुन सकती। तो क्या करूं? आरती उतारूं, उनकी पूजा करूं कि पांव धो के पीऊं उस कंगाल के? बस माँ जी, बहुत हो गया। जबान चलाती है मेरे आगे, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी प्लीज, अब खबरदार जो आपने एक शब्द भी कहा तो। अरे हाथ तोड़ के रख दूंगी, खबरदार की बच्ची। चल तुझे बताती हूँ आखिरी क्या करेगा। अरे छाती पे लेके करेंगे तो उनकी इतनी अकल नहीं कि बेटी को। बस माँ जी, क्यों मार रही है आप मुझे? पैसे नहीं मंगवा सकती तू? नहीं है पैसे उनके पास। अरे कैसे नहीं है? एक अकेली जान, खर्चा ही क्या है? बुढ़ा छाती पे लेके मरेगा सारे पैसे क्या? हमारे बेटे के पल्ले बांधा क्यों? जिंदगी बर्बाद करके रख दी हमारे। माँ जी प्लीज, लालच की भी कोई हद होती है। लालच अभी बताती हूँ तुझे। बहुत तेरे दिमाग चल रहा है ना, तेरे बाप ने। क्या कर रही है माँ जी? क्या कर रही है माँ जी? माँ जी छोड़िए इसे। अरे छोड़िए इसे, छोड़िए इसे माँ जी, छोड़िए माँ जी, छोड़िए इसे। माँ जी छोड़ो मुझे, क्यों मार रही है आप मुझे? छोड़ो मैं तुझे, पैसे मंगाने के नाम पे। नहीं मंगाऊंगी मैं पैसे। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप ठीक है? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी आंखें खोलिए। माँ जी, अपने को नहीं बचाती तो उसकी सांस उसे जलाकर मार डालती। प्लीज उससे बचा लो। सब ठीक हो जाएगा अंकल, भगवान पर भरोसा रखिए। विद्या श्वेता की सहेली है, तो समझिए मेरी छोटी बहन हुई। वैसे पति क्या करता है उसका? आपका दामाद रामेश्वर जी, आपका दामाद क्या करता है? प्राइवेट फर्म में काम करता है। नाम क्या है उस वीर जवान का? निरंजन। और ससुर? ईश्वर पाटिल, सरकारी नौकर है। और कोई है उनके परिवार में? जी नहीं, कोई नहीं है। और कोई करीबी रिश्तेदार? जी हाँ, आशा जी की बहन अनुराधा और उनके पति कमलेश। क्या है रिपोर्ट में? ठीक है, आप उन्हें भिजवा दीजिए। थैंक्स डॉक्टर, आपकी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाए। बाय।
हाँ जी। तो अगर आप चाहे तो आप सच बता सकती है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे सच ही कहा है। मैं नहीं जानती कि मेरी सास को किसने मारा है। देखिए, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों मिल चुकी है। मुझे पता है कि आपके सास के सर पे पहले लोहे के रॉड से मारा गया, फिर उन्हें जलाया गया, पड़ोसियों ने आपको भागते हुए देखा, आपके हाथ में खून और मांस के जो ट्रेसेस मिले थे वो भी आपके सास के ही। अब भी आप कहेंगे कि आपने अपनी सास को नहीं मारा? मैं आपको अरेस्ट। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी सास को नहीं मारा है। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं बेकसूर हूँ। हेलो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ हो? हाय, मैं श्वेता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। पुलिस ने विद्या को फॉर्मली अरेस्ट कर लिया है। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दोनों उसके खिलाफ गई हैं और आई विटनेसेस ने भी उसके अलावा मौका वारदात पर किसी और को नहीं देखा है। दैट्स द रिपोर्ट आई हैव गॉट। आई सी। हमें विद्या से बात करनी होगी और साथ में ये भी पता करना होगा कि कोई और तो नहीं है जिसकी पाटिल परिवार से दुश्मनी है। लेकिन निरंजन और ईश्वर तो हमें ये बात बताने से रहे। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन है ऐसा जो पाटिल परिवार से दुश्मनी रखता हो? मेरे ख्याल से आशा जी की बहन अनुराधा, वो शायद कुछ बता पाए। पर अगर आप लोग जाएंगे तो वो भी मुश्किल है कि वो कुछ बताएं। आप कहो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है। और ईशा, तुम जाओ विद्या के ससुराल वालों के आस पड़ोस की जानकारी इकट्ठा करने। लेकिन सबसे पहले फत्ते जी को फोन लगाकर पता करो कि वो एक और नया केस लेने का टाइम रखते हैं या नहीं। हेलो, केस चंगा तो आएगा ना? फत्ते सिंह जी, मैं ईशा बोल रही हूँ। हाँ पता है मैनू, नंबर आ गया सी। केस नहीं आएगा। फी कितने हैगी? जिन्नी हमेशा रहंदी है। कोई टाइम नहीं होगा साडे कोल। एक कुड़ी दी जिंदगी दा सवाल है फत्ते सिंह जी। सोचो, ते कुलविंदर पापे नू पता चला कि तुसी एक मजबूर कुड़ी दी मदद करन वास्ते अगे नहीं आ रहे तो वे की सोचेगी? वो की सोचेगी? सोचेगी कि मेरा रांझना एक मजबूर कुड़ी दी मदद नहीं कर सकता तो जरूरत पड़ने पे मेरी मदद की करेगा? ओए नहीं भाई, ओए नहीं भाई, फत्ते सिंह किसी मजलूम दी मदद करने ते पीछे नहीं हटेगा। 10 महीनों की करना है। ते सुनो फिर। हर तरफ चर्चा है आज एक ऐसी बहू की जिसने अपनी सास को जिंदा जला डाला। पुलिस की नजर में वो एक गुनहगार है, जबकि उसके पड़ोसियों का कहना है कि वो निहायत ही शरीफ लड़की है जो लगातार अपनी सास के जुल्मों को सह रही थी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हत्या है या हादसा। हादसा मत कहिए, हत्या हुई है उसकी। शांत शांत अनुराधा, शांत। देखिए अनुराधा जी, आप तो शायद जानती होंगी, हम पत्रकारों को केस के हर पहलू पर रोशनी डालनी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विद्या का सहारा लेकर आशा या पाटिल परिवार के साथ कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाह रहा हो? आपको क्या लगता है मेरी बहन लड़ाकी थी, उसकी सारी दुनिया से दुश्मनी थी? नहीं नहीं, आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। आप देखिए मैडम, आप चुप रहिए। अरे हम पुराने जमाने की औरतों को आदत रहती है एक हर काम को एक तरीके से करने की, और विद्या उसको तो एक काम ठीक से नहीं आता था, ऐसे में उन्होंने डांट दिया तो क्या गलत किया? यही तो मैं कहना चाह रहा था। अरे आप चुप रहिए। अरे चुप ही तो हूँ, बोलने दोगी तो बोलूंगा ना। अरे अपनी माँ से भी तो झगड़ा हो जाता है, माँ से भी तो डांट पड़ती है, तो क्या माँ की हत्या कर दी जाती है? देखिए मैडम, कि जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अगर ये काम विद्या का है तो विद्या को सजा जरूर मिलनी चाहिए, और किसी और ने किया है तो अब ये काम पुलिस का है कि उसे ढूंढे और सजा दिलवाए। सीधी सी बात। सत श्री अकाल जी।
कहिए, क्या काम है? मुझे वो ईश्वर पाटिल से मिलना है। अपन कौन? मैं उनका रिश्तेदार। पाटिल मराठी, आप पंजाबी। की फर्क पैंदा है, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक भी तो चंगा काम कर दिया ना। मतलब? मतलब ये कि वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। वो क्या है ना, वो लव मैरिज का चक्कर है। तू नहीं समझेगा, तू बस इतना बता दे वो मिलेगा कहाँ। अगर आपको पाटिल से मिलना था तो 5 महीने पहले आना चाहिए था। 5 महीने पहले? क्यों, उनकी ट्रांसफर हो गई क्या? अजीब रिश्तेदार हो, आपको इतना भी नहीं मालूम? पाटिल पिछले 5 महीने से सस्पेंड चल रहा है। गबन का आरोप है उसके ऊपर। बहू से मारपीट का सिलसिला तो रोज का काम था उनका। उस बेचारी की रोने चीखने की आवाजें यहां तक सुनाई पड़ती थीं। आप लोगों ने कभी बीच बचाव नहीं किया? बिल्डिंग की औरतों ने एक आध बार कोशिश की थी, लेकिन उसकी सास ने साफ कह दिया कि यह हमारे घर का मामला है। वैसे भी वो पूतना का अवतार थी, एकदम लड़ाका। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस बहू ने अपनी सास को कैसे जला दिया। हमें तो इसका उल्टा होने का अंदेशा था। उसके पति और उसके ससुर का क्या रवैया था? अजी छोड़िए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। विद्या कहाँ है इस वक्त? अंदर हो गई है, पुलिस पूछताछ कर रही है। लगता है इस बार उस गंवार से पीछा छूट ही जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन कई बार घर में डर सा बना रहता है। कैसा डर? पापा तो हैं तुम्हारे साथ। पापा, उनका तो खुद का ही पता नहीं रहता। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। फिक्र मत करो, मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। और ये सोचे कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा दूर हो गया है और अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। हमारी कॉलोनी में तो उन्हें कोई मुंह नहीं लगाता था। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, विद्या सब कुछ सहती रही। मैं होती ना बिटिया उनकी जगह पे तो कब का चोट चाड़ के चली गई होती, पर वो बेचारी पिटती रही। बहुत मार खाई है उसने बेचारों। खाला, आपको क्या लगता है विद्या ने मारा होगा अपनी सास को? ना बेटा, ऐसी शरीफ लड़की ऐसा काम कर ही ना सके। पर अब किया है तो क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। मैं होती ना उसकी जगह पे तो ये काम मैंने कब का निपटा दिया होता, इतना इंतजार ना करती। हाँ ये बात किसी हद तक सही हो सकती है योर ऑनर कि आशा देवी और विद्या के बीच आपसी कहासुनी हो जाया करी। क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक बूढ़ी औरत को निर्ममता से जलाकर मार दिया जाए? इस केस में प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है योर ऑनर, लेकिन फिर भी मैं चंद गवाह आपके सामने पेश करूं। इजाजत है। मेरा पहला गवाह है ईश्वर पाटिल के पड़ोसी मिस्टर देवराज गौर। जिस दिन आशा देवी का कत्ल हुआ उस दिन आप कहां थे? मैं अपने घर पर ही था। क्या आप बता सकेंगे कि उस दिन आपने क्या देखा, क्या सुना? मैंने देखा कि विद्या अपने घर से भाग रही थी। वो काफी घबराई हुई थी। फिर जब थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि उनके किचन में से धुआं निकल रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ का अंदेशा हुआ तो मैंने तुरंत सामंत को आवाज दी। जब मिस्टर गोरे ने आवाज दी तो मेरा ध्यान धुएं की तरफ गया। हम लोग घर की तरफ गए, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई सर। हम लोग अंदर गए तो देखा किचन की तरफ से धुआं आ रहा था। बड़ी हिम्मत करके हम अंदर की तरफ गए तो वहां देखा आशा जी की बॉडी जल रही। हमने तुरंत पानी डाला। क्या आपने भी इससे पहले विद्या को घर से बाहर भागते हुए देखा था? जी हाँ। सावंत जी, एक बात बताइए, क्या उस दिन आपने किसी और को पाटिल जी के घर जाते हुए देखा था? जी नहीं। ओके, थैंक यू। हर गवाह सिर्फ एक ही बात कह रहा है।
विद्या घर से बाहर भागती हुई देखी गई और कुछ ही देर के बाद आशा देवी की जलती हुई लाश उनके घर से मिली। इतना ही नहीं, जब पुलिस विद्या को पूछताछ के लिए घर से ले गई तो उसके नाखूनों पर खून और मांस चिपका हुआ पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक यह खून और यह मांस आशा देवी। हुआ यूं योर ऑनर, यह आशा देवी और विद्या के बीच पहले कहा सुनी हुई, बाद में हाथापाई हुई और विद्या ने गुस्से में आकर आशा देवी के सर पर लोहे का छड़ मारा। निडाल होकर जब आशा देवी गिर गई तो उसकी लाश पर मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया। ऐसे कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिस्टर गैरोला को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस केस की बहुत ही सिंपल और सीधी तस्वीर पेश की है, लेकिन मैं इनकी थ्योरी, जी हां, थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखती। मिस्टर गैरोला ने अब तक जितने भी गवाह पेश किए हैं उन सब के बयानों से यही सिद्ध होता है कि विद्या उस दिन घर से भागती देखी गई और आशा देवी के घर से उसकी लाश मिली। मिस्टर गैरोला ने 2 और 2 जोड़कर नतीजा निकाला 4, जो थ्योरेटिकली तो सही है लेकिन हकीकत में भी हमेशा सही हो यह जरूरी नहीं है। मिस्टर गैरोला के गवाहों से एक बात और साबित होती है, उन सभी ने यह बोला है कि विद्या को आए दिन मारा पीटा जाता था। अब अगर वो असहाय रोज ही मार खाती थी, उसके साथ रोज ही ऐसा बर्ताव होता था, तो अचानक उस दिन उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि पहले तो उसने अपनी सास को लोहे की छड़ से मारा और फिर जला डाला। जिसकी रोज पिटाई होती हो उसके लिए एक दिन और मार खाना इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मोटिव नहीं हो सकता योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने काबिल दोस्त को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सारे गवाहों ने यह भी कहा है कि विद्या के अलावा आशा देवी को मारने की किसी और के पास कोई वजह ही नहीं थी। गैरोला साहब, ये राय आपके गवाहों की है, मेरी राय ही नहीं, जानकारी भी इससे अलग है। योर ऑनर, मैं आशा देवी के हस्बैंड मिस्टर ईश्वर पाटिल से चंद सवाल करना चाहूं। मिस्टर पाटिल, आप बताएंगे कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहां थे? जी, मैं अपने ऑफिस में था। ऑफिस में? ये वही ऑफिस है ना जिसमें आप 4-5 महीने से सस्पेंड चल रहे हैं? माफ कीजिएगा मिस्टर पाटिल, लगता है आपने ये बात शायद किसी को बताई नहीं। चलिए, अब अगर पोल खुली गई है तो ये भी बता दीजिए कि आप सस्पेंड क्यों हुए थे। ये भी मैं ही बता देती हूँ। मिस्टर पाटिल, पिछले 5 सालों में आपने अपने ऑफिस के हिसाब किताब में 7 लाख रुपए की हेराफेरी की है। वैसे अभी जांच चल रही है और क्या पता कि जांच से पहले ही आप रकम की भरपाई कर दें और डिसमिस होने से बच जाएं। और अब आपकी पत्नी की मौत के बाद तो इस बात के चांसेस ज्यादा हो गए हैं। क्यों? ये आप मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर मेरे आरोप गलत हैं पाटिल साहब, तो जरा ये बताइए कि क्या आशा देवी का बीमा हो रखा था? जी हाँ। कितने का? जी, वो 5 लाख का। और उनकी मृत्यु की स्थिति में ये रकम किसे मिलनी थी? जी, मुझे। और चूंकि आशा देवी की मृत्यु सामान्य हालात में नहीं हुई है, तो अब ये रकम कितनी हो जाएगी? जी, 10 लाख रुपए। जी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। और कुछ देर पहले मिस्टर गैरोला कह रहे थे कि विद्या के अलावा आशा देवी को मारने का किसी और के पास कोई मोटिव नहीं था। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर पाटिल ने 10 लाख रुपए के लालच में अपनी पत्नी को मार डाला, वो भी इतनी बेरहमी से? मैं मानती हूं कि कोई साधारण आदमी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा आदमी जिस पर गबन का केस चल रहा हो, वेल, यू नेवर नो। एक निहायत ही शरीफ आदमी पर आप बहुत गंभीर इल्जाम लगा रही हैं। मैं कोई गंभीर इल्जाम नहीं लगा रही हूं गैरोला साहब, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि मिस्टर पाटिल को अपनी पत्नी के कत्ल से फायदा होना था
और चूंकि कत्ल के समय ये कहाँ थे इस बात का इनके पास कोई गवाह नहीं है, तो ये भी मौकाए वारदात पर मौजूद हो सकते थे। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ एक थ्योरी पेश की है, आप ही की तरह। योर ऑनर, मेरा इरादा कोर्ट का समय बर्बाद करने का बिल्कुल नहीं है, वरना मैं 4-5 थ्योरीज और पेश कर सकती थी। मैं सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश कर रही हूं कि विद्या को बेकसूर साबित करने के लिए मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए। योर ऑनर, मैं सारे गवाह और सारे सबूत पेश कर चुका हूं, जिससे विद्या के कातिल न होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि विद्या को कातिल मानते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दे रहा है और उस कत्ल का चश्मदीद गवाह भी नहीं है। ऐसे में विद्या को दोषी करार देना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। ठीक है, अदालत आपको 10 दिन का समय देती है। थैंक यू। क्या लेंगे साहब? मेरी छड़, तू बता क्या लेगा? मैं वेटर हूँ साहब। मैं माइकल जय किशन। अब बता क्या लेगा? बड़ा अजीब सा नाम है, कभी पहले आपको देखा नहीं है और कभी ये नाम भी नहीं सुना। अब तो जी भर के देख ले बेटा, तेरी किस्मत चमकने वाली है, जी भर के देख ले। अब बता किसे लेगा? लेकिन इसे पाने के लिए कुछ बताना पड़ेगा। पूछो साहब। कब से काम करता है यहाँ पर? जी 8 साल से। लेकिन आप कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो साहब? अरे पुलिस वाले को कोई बात जाननी हो तो क्या पैसे देता है? फिर तो ठीक है साहब। अब आप पूछिए। तूने मुझे तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। नहीं। अब ये बता किसे देखा? देखा है साहब, इसका नाम ईश्वर पाटिल है। पिछले 5 साल से यहाँ आता है। पहले इसके पास बहुत पैसे थे, धीरे धीरे सारा पैसा हार गया, कंगाल हो गया। कुछ दिन बाद एक और आदमी के साथ यहाँ आने लगा। पैसा उसका था, खेलता ये था। धीरे धीरे उसके भी सारे पैसे हार गया। आजकल यहाँ आता है और ऐसे ही ललचाई हुई नजरों से सबको देखकर चला जाता है बेचारा। तूने दूसरे आदमी का जिक्र किया था। हाँ किया था। क्या नाम है उसका? जी नाम तो साहब उसका मालूम नहीं, लेकिन दोनों पक्के दोस्त थे साहब। घबरा मत, ये तेरी अमानत है, हैं? तू नाम पता पूछ के रख, मैं फिर आऊंगा, हैं? तब तक ये तेरी अमानत मेरे पास रहेगी। अब बेटा जा, 100 रुपये मिल गया ना, ऐश कर। क्या बताए उज्ज्वला जी, बंदा सस्पेंड हो गया फिर भी सुधरा नहीं, पैर खत्म हो गए फिर भी रोज क्लब जाता है और खेलने वाले की तरफ ललचाई नजरों से देखता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पिछले दिनों उसके साथ कोई और भी जाता था। बंदे ने उसके पैसे भी जुए में लगवा दिए। अच्छा, कौन था वो आदमी? अभी तो मालूम नहीं, लेकिन 80 पता कर लेंगे। और सर जी, तुम कह रहे थे कि निरंजन का पीछा करके तुम्हें कोई क्लू मिला था? मिला तो था मैडम जी, लेकिन अपना अंदाजा गलत निकला। वो निरंजन का चक्कर किसी और लड़की से चल रहा है। जब पहली बार उन्हें बातें करते सुना, वो कह रहे थे कि हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हट गया है। मुझे लगा आशा देवी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोबारा जब मैंने उन्हें बातें करते सुना तो पक्का हो गया कि नहीं, विद्या के बारे में गल कर रहे थे। आर यू श्योर वो विद्या के बारे में ही बात कर रहे थे? और कभी बंदे ने गलत खबर दी है जी? यानी कि अब उस क्लब वाले दूसरे आदमी की पहचान से ही कोई और रास्ता निकल सकता है। श्वेता, तुम एक काम करो, अपना हुनर दिखाओ और इस केस से ताल्लुक रखते सभी लोगों की फोटोज हासिल करने का इंतजाम करो। ओके। हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी, 1 मिनट। मैम, रामेश्वर जी आपसे अर्जेंट बात करना चाहते हैं। हो सकता है इस केस से कोई ताल्लुक रखती हो ये बात। ऐसा करो, उन्हें भी इसी लाइन पर दे दो। कहिए रामेश्वर जी, क्या बात है? गोपी ज्वेलर्स का शोरूम तो देखा होगा ना? जी हाँ, मैंने देखा है वो शोरूम। हमारे यहाँ की सारी ज्वेलरी उनके यहाँ से बनती है। आज एक आदमी उनके पास सोने के 2 कड़े बेचने आया था। कह रहा था कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए अपनी बीवी के जेवर बेचने पर मजबूर है। गोपीचंद जी ने उसे वो कड़े खरीद तो लिए, लेकिन उनकी दुकान के एक पुराने कारीगर ने उन्हें बताया कि ये कड़े उसी ने ही बनाए थे। उन्होंने चेक किया तो पाया कि ये वही कड़े हैं
जो मैंने उनसे विद्या की शादी के लिए बनवाए थे। ये वही कड़े हैं जो मैंने उनसे विद्या की शादी के लिए बनवाए थे। विद्या के कड़े चोरी हुए थे क्या? नहीं बेटा, वो तो उसकी शादी के 2-4 दिन बाद ही उसके सास ने उसे उतरवा लिए थे और वही पहनती थी। गोपीचंद जी पहचानते हैं उस आदमी को? मैंने पूछा था, लेकिन उनके यहाँ तो रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया था कि एक गरीब सा दिखने वाला आदमी था। ठीक है, मैं देखती हूँ इस बारे में क्या किया जा सकता है। जी, सुना आप लोगों ने? ये तो एक नई कहानी सामने आ रही है, पर इतने बड़े शहर में उस आदमी का पता चलेगा कैसे? वेरी सिंपल, उसके फोटो दिखागे। हमारे पास उसकी फोटो कहाँ है? ओए कुड़िए, गोपी ज्वेलर इस शहर का माना हुआ ज्वेलर है। मैं अक्सर जानता वो थे। उसके शोरूम में सीसीटीवी लगे हुए हैं। हर आने जाने वालों की फोटो खींचती है। ओ कमाल है सर जी, तुसी ग्रेट हो। ये तो आपने कमाल की खबर दी है। इतना तो पक्का है कि अगर वो कड़े आशा देवी के हाथ में रहते थे तो कातिल ने उस समय निकाले होंगे जब विद्या घर से भाग चुकी होगी। यानी कि यही कातिल भी हो सकता है। हम गोपीचंद जी से उस आदमी की तस्वीरें ले सकते हैं और उन तस्वीरों को फिर पाटिल परिवार के आस पड़ोस में दिखाकर उस आदमी का पता लगाना होगा। गोपीचंद जी, आज तक आप लोगों को सोना चांदी देते आए, लेकिन आज आपने एक ऐसी चीज दी जो सोने चांदी से भी बढ़कर है। इस चीज की वजह से एक मासूम लड़की की जान भी बच सकती है। हम इस कैसेट में से उस आदमी की फोटो निकालेंगे जो आपकी दुकान पर कड़े बेचने आया था। योर ऑनर, मैंने आपसे समय मांगा था कि मैं विद्या को निर्दोष साबित कर सकूं, और मुझे खुशी है कि इन 10 दिनों में न सिर्फ मेरे पास ऐसे सबूत आए हैं जिनसे विद्या निर्दोष साबित हो सकती है, बल्कि असली कातिल भी सामने आ जाएगा। योर ऑनर, मैं कोर्ट में एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगी जो उस समय घर में मौजूद थी जब विद्या घर से भाग चुकी थी और असली खूनी घर में नहीं घुसा था। और वो गवाह है बाला। जज साहब, ये बाला है। पाटिल साहब के पड़ोस में ये बर्तन चौका करती है। हाँ तो बाला, बताओ क्या हुआ था उस दिन? जी वो मैं काम पे जा रही थी ना, तो पाटिल साहब के घर से जोर जोर की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैंने देखा कि पाटिल साहब की बहू घर से भाग गई। दरवाज़ा खुला रह गया तो मैंने सोचा अंदर चल के देखना चाहिए, और मैं अंदर चली गई। माँ जी, माँ जी,
माँ जी, माँ जी। जी, मैं लालच में पड़ गई और उनके हाथों से मैंने कड़े निकाल लिए। क्या यही वो कड़े हैं? जी। पाटिल साहब के यहाँ तुमने क्या कुछ और भी देखा? जी, जब मैं किचन से कड़े लेकर बाहर जा रही थी तभी बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैं छिप गई। फिर मैंने देखा कि वो आदमी माँ जी को उनके नाम से पुकार रहा था। आशा जी, फिर मैं वहां से भागी तो घर जाके ही सांस लिया। जब मैं दोबारा काम पे जा रही थी तो मैंने सुना पाटिल जी की पत्नी की हत्या हो गई। ये सुनकर तो मेरे हाथ पैर ढीले हो गए सरकार, और मुझे तो सांप सूंघ गया। फिर मैं घर आके अपने पति को सारी बातें बता दी। मेरे पति ने कहा ये कड़े पनौती के हैं, इसे फटाफट बेच दो। फिर उन्होंने बेच दिया। योर ऑनर, बाला का पति अशोक कड़े बेचने गया गोपीचंद ज्वेलर्स, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि ये कड़े वहीं बने हैं। दुकान के मालिक गोपीचंद जी ने ये कड़े देखे और तुरंत पहचान लिया कि ये वही कड़े हैं जो विद्या की शादी के लिए बने थे, और रामेश्वर जी को फोन कर ये बात बताई। उधर अशोक को ये नहीं मालूम था कि वहां लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हो चुकी है। उन तस्वीरों से हम अशोक तक पहुंचे और फिर बाला तक पहुंच गए। बाला, क्या तुम जानती हो कि जो आदमी पाटिल साहब के घर गया था वो कौन था? जी नहीं। क्या तुम उसे पहचानती हो? जी बिल्कुल। क्या वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है? हाँ, वो रहा। हाँ, वो रहा। ये काम करने वाली खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं भला आशा को क्यों मारूंगा? अभी बता देती हूँ। कमलेश जी, क्या आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं? जी, मैं प्रॉपर्टी में डीलिंग करता हूँ। क्या आप एक रजिस्टर्ड एजेंट हैं? नहीं। मतलब ये कि आप करते तो कुछ नहीं है, लेकिन खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताते हैं ताकि कोई और आपको बेरोजगार ना कह सके। वैसे कभी आपने कुछ और काम करने की कोशिश नहीं की? नहीं की है, लेकिन काम बने नहीं। जैसे आपने 6 साल पहले कोशिश की थी कि एक छोटी सी फैक्ट्री डाली जाए, है ना? वैसे आप बताएंगे कि वो फैक्ट्री डालने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए थे? वो मैंने बैंक से लोन लिया था। 25 लाख का लोन। लेकिन आपने तो बैंक की सिर्फ 16 किश्तें ही लौटाई हैं अब तक। जी, मैंने आपको बताया ना कि काम चल नहीं पाया। यानी इस समय आप बैंक के डिफॉल्टर हैं। योर ऑनर, पिछले महीने बैंक ने इन्हें नोटिस दिया है कि वो इन पर क्रिमिनल केस करेगी, जिसके जवाब में इन्होंने बैंक को लिखकर भेजा है कि वो बैंक का सारा कर्जा यानी असल और सूद एक साथ 3 महीने में चुकता कर देंगे। तो कमलेश जी, अब बताइए कि आप बैंक की रकम की भरपाई करते कैसे? जी, वो मैंने सोचा कि फैक्ट्री की मशीनें वगैरह बेचकर जो पैसा मिलेगा और उसमें कुछ पैसा इधर उधर। फैक्ट्री की मशीनें वगैरह? लेकिन वो तो आप पहले ही बेच चुके हैं ना। आपने अपनी मशीनें पिछले साल अक्टूबर में बेडेकर एसोसिएट्स को 12 लाख रुपए में बेची थी। आप भूल गए लगता है। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। मतलब मेरा मतलब है कि वो पैसा मेरे पास बैंक में रखा हुआ है। बैंक में रखा था, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक तो वो सारा पैसा आपने ईश्वर पाटिल से जुए में लगवाया और सब हार गए। क्या इसी रंजिश के चलते आपने आशा देवी को मार डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा। तो फिर आप बताइए कमलेश जी कि 3 महीने में आप बैंक का पैसा कैसे लौटाने वाले थे? मैं बताऊं? योर ऑनर, कमलेश की पत्नी अनुराधा और आशा देवी सगी बहनें हैं। उनका कोई भाई नहीं है। उनके बूढ़े पिता, जो कि कैंसर की आखिरी स्टेज पर हैं, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा है कि उनके मरने के बाद जायदाद दोनों बहनों में आधी आधी बांट दी जाए। ये बात कमलेश को मालूम थी,
इनके मन में विचार आया कि अगर आशा देवी रास्ते से हट जाएं, तो पूरी जायदाद अनुराधा के नाम हो जाएगी, यानी कि इनके नाम हो जाएगी। मैं कोई माइंड रीडर नहीं जो इनके मन की बात जान लूं, लेकिन इन्होंने यही बात अपने ससुर के वकील मिस्टर आनंद अवस्थी से भी कंफर्म की थी। कुछ दिनों से कमलेश मुझे पूछ रहा था कि उसके ससुर की वसीयत का क्या हुआ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक तो उसके ससुर कैंसर से मरे जा रहे हैं और इसे वसीयत की पड़ी हुई है। फिर एक दिन उसने घुमा फिरा कर मुझसे पूछ ही लिया कि अगर आशा देवी ना रहे तो उसके ससुर की जायदाद किसे मिलेगी, क्या इसकी पत्नी को? मुझे लालच देकर वसीयत में हेरफेर करने की भी उन्होंने कोशिश की। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने डांट कर उन्हें भगा दिया। जब बैंक ने इन्हें नोटिस भेजा तो इन्होंने बैंक से समय इसलिए मांगा क्योंकि वो जानते थे कि अब कभी भी इनके ससुर की मृत्यु हो सकती है। लेकिन अपनी पत्नी के हिस्से में आई रकम से वो बैंक की रकम, जो कि बढ़कर 42 लाख रुपए हो चुकी थी, नहीं चुका पाते। इसीलिए इन्हें तलाश थी उस मौके की जब वो आशा देवी को रास्ते से हटा पाते, और वो सुनहरा मौका उन्हें मिला उस दिन। जज साहब, मैं आशा के घर गया। आशा जी, आशा जी, आशा जी, आशा जी, और दरवाजे को धीरे से भीड़कर बाहर निकल गया। लेकिन आपकी बदकिस्मती से बाला ने आपको देख लिया, और विद्या की अच्छी किस्मत थी कि बाला हमें मिल गई। नहीं दीदी, फीस तो आपको लेनी ही पड़ेगी। दीदी भी कह रही हो और फीस की बात भी कर रही हो। हाँ, वरना मेरा अगला केस आप कैसे लड़ेंगे? अगला केस? डिवोर्स का, जो मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था।